हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ स्टेफी अरोड़ा। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी पूरी। उसमें कुछ टॉपिक्स मैंने आपको करवा दिए थे अप टू एग्रीकल्चर 1991 तक। क्या हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग थी, वहाँ तक हमने सारे टॉपिक्स कर लिए थे। आज हमने इंडस्ट्रीज से स्टार्ट करना है। होपफुली आज कंप्लीट ही कर देंगे इंडियन इकोनॉमी, सो दैट इंडियन इकोनॉमी सिर्फ 2 वीडियोज़ में ही ख़त्म हो जाए। ऐसे ही मैंने आपको मैक्रो की भी फुल रिवीजन करवाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आज स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रीज़ के साथ। सो इंडस्ट्रीज़ की क्या पोजीशन थी 1950 टू 91 के दौरान, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंडस्ट्रीज़ है दे आर कंसिडर टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसको हम ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। मतलब एक ऐसा एलिमेंट है जिसके थ्रू हम ग्रोथ जो है अपनी कर सकते हैं इकोनॉमी की। इसी के साथ जीडीपी भी इसके थ्रू बढ़ सकती है। बट अगर कॉलोनियल पीरियड के टाइम की बात की जाए तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट तो हमारा ऑलरेडी ख़त्म ही हो चुका था। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ब्लीक लेवल पे थी, और इसी के साथ जो है इतना पार्टिसिपेशन भी अब नहीं देखने को मिल रहा था इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर में। राइट, तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हमारा टॉपिक है फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। वाई जो है पब्लिक सेक्टर ही पार्टिसिपेट कर रहा था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, तो क्या रीज़न थे? फर्स्ट है रीज़न लैक ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल जो है वो जनरली लैक हो रही थी। मतलब कैपिटल इतनी नहीं थी उस टाइम पे। अगर देखा जाए कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है जो कि प्राइवेट सेक्टर नहीं करता था, मतलब वो रेडी नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए। सो दैट्स वाई स्टेट को डायरेक्ट पार्टिसिपेट करना पड़ता था। नेक्स्ट इज इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। अगर पैसे होते भी थे तो प्राइवेट सेक्टर रेडी नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए। वही मैंने अगर बोला, एक तो पैसे थे भी नहीं, जिनके पास थे भी प्राइवेट सेक्शन के पास, वो रेडी नहीं थे, उनके अंदर इंड्यूसमेंट इच्छा नहीं थी इन्वेस्ट करने की। नेक्स्ट आ जाएगा थर्ड, और क्या रीज़न था? ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। अगर हमें ग्रोथ विद सोशल जस्टिस करनी है तो उसके लिए स्टेट को पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। दैट्स वाई स्टेट को पार्टिसिपेट करना पड़ता था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। उसके बाद बात कर लेते हैं आईपीआर की, दैट इज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जो 1956 में आया है। ये क्या बताता है? इसने बेसिकली इंडस्ट्रीज़ को 3 क्लासिफिकेशंस में डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें बात की गई थी 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की। बेसिकली ये सारा रेजोल्यूशन जो है वो किया गया था इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे लेके आने के लिए, राइट। तो इसके लिए क्या क्या किया गया? सबसे पहले 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ हुई, राइट। इसमें क्या बेसिकली ध्यान में रखा गया? 3 सेक्टर्स में बांटा गया, शेड्यूल 1, 2 एंड 3। सो जो फर्स्ट कैटेगरी थी, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी, उसमें आ रही थी वो इंडस्ट्रीज जो पब्लिक कंट्रोल करेगी, दैट इज डिफेंस, एटॉमिक, रेलवे एंड ऑल। सेकेंड कैटेगरी थी जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों रोल प्ले करेंगे। और तीसरा, बट प्राइवेट का रोल जो है वो सेकेंडरी रहेगा, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो तीसरा, जो फर्स्ट और सेकेंड कैटेगरी में नहीं आए, वो तीसरी कैटेगरी में इंडस्ट्रीज़ को डाल दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा पॉइंट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का। सो नाउ व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग? सो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इज़ बेसिकली, जब भी किसी प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्री ओपन करनी होती थी तो उनको जो है लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से, राइट। तो बेसिकली इस पॉलिसी को इनकरेज किया गया सो दैट इंडस्ट्रीज़ को ओपन करने के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत हो, लिबरल इतना ना हो। पहले होता था ऐसे, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज़ को लिबरल कर दिया गया। मतलब जो भी लाइसेंस एंड ऑल लेना पड़ता था सेटअप करने के लिए, उसका थोड़ा स्ट्रिक्टनेस बोल लो, थोड़ा कम कर दी गई, सो दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप्ड हो बैकवर्ड रीजन्स में, और जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो करे, राइट। बट यहाँ पे अगर आपको कोई नई एंटरप्राइज खोलनी है, राइट, या एक्सपेंशन करनी है, कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसके लिए परमिशन या लाइसेंस की ज़रूरत है, वो अभी भी रिस्ट्रिक्टेड ही थे, बट कई चीज़ों को जो है लिबरल कर दिया गया था इन बैकवर्ड रीजन्स ओनली, राइट। नेक्स्ट उसके बाद है इंडस्ट्रियल कंसेशंस। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए काफ़ी कंसेशंस भी स्टार्ट किए गए थे, काफ़ी छूट आप बोल सकते हो देने के ट्राई किया गया था, जैसे टैक्स पे कुछ रिलीफ हो गया या सब्सिडाइज पावर सप्लाई कर दी। सो ये भी कुछ जो है फिगर्स को ध्यान में रखा गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। अभी अगर मैं लेटेस्ट सैम्पल पेपर की बात करूँ तो उसमें इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पे क्वेश्चन आया हुआ है। लाइसेंसिंग का क्या पर्सपेक्टिव था एंड ऑल, कैसे लाइसेंसिंग काम कर रही थी बिफोर 1991।
तो बिल्कुल एज इट इज़ आपको ये पॉइंट उसमें एक्सप्लेन करके आना होता है, राइट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। सो बेसिकली इंडस्ट्रीज़ एज वी नो टू टाइप्स की होती हैं, लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल। सो जब भी इकोनॉमी में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को ओपन करने की बात की जाती है तब मेन मोटिव होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और जब भी स्मॉल स्केल को ग्रो करने की बात की जाती है मेन मोटिव होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इस पे आपको एमसीक्यू आता है। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो कौन सी इंडस्ट्री होती है, दैट इज़ जिसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपको कम से कम 10 करोड़ की चाहिए और जिसकी टर्नओवर शुड नॉट बी लेस देन 50 करोड़, राइट। सो बेसिकली 50 करोड़ के अंदर अंदर जो इन्वेस्टमेंट टर्नओवर होगी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर कवर किया जाएगा। अर्लियर जो इन्वेस्टमेंट है वो 15 लाख तक की होती थी। सो इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बेसिकली ग्रो करने के लिए रूरल एरियाज़ में कार्वे कमेटी को फॉर्म किया गया था 1955 में। इट इज़ एन ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यू। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो इंडस्ट्रीज़ हैं स्मॉल स्केल, इसका क्या रोल या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं ये लेबर इंटेंसिव होती हैं सो दैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए। सेकंड, ये लोकेशनल फ्लेक्सिबल है सो दैट जहाँ पे भी रिसोर्सेज नियर मिले, फैसिलिटीज़ नियर मिले, वहाँ पे इनको सेटअप कर दिया जाए। तीसरा, इनका मेन पर्पस होता है इक्विटी ओरिएंटेड, मतलब इक्वालिटी क्रिएट करना। अभी देखो बेसिकली ये जो है इनमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, थोड़े से पैसे से एक इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है जिससे जो है हर एक सेक्शन ग्रो करता है, हर एक एरिया ग्रो करता है, जो कि हेल्प करता है सो एज टू क्रिएट इक्वालिटी इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रेड या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, इसको एक बोला जाता है, और दूसरा इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो इस पर भी क्वेश्चन देखने को मिला है इस बार एमसीक्यू में, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन हमारा सैम्पल पेपर में ही आया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या होता है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, दो वर्ड्स को तोड़ के ही पढ़ लेते हैं। इम्पोर्ट मतलब बाहर से सामान मंगवाना, सब्सटीट्यूशन मतलब जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं उसको यहीं पे क्रिएट करना, यहीं पे मैन्युफैक्चर करना, राइट। बेसिकली यहाँ पे इम्पोर्ट जो हम चीज़ें करते हैं उसको सब्सटीट्यूट करने की बात की गई है, बाहर से ना मंगवा कर हमारी कंट्री में ही उसको बनाया जाए। इसका दूसरा नाम है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, और ये कब फंक्शन हुई थी 50 to 90 के बीच में। आपको ये तीन चीज़ें इसमें याद रखनी है। और इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है ये इसलिए किया जाता था सो दैट हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्रोटेक्ट रहें। और तीसरा आपको इसमें एक तो ये याद रखना है कि कब आई, इसका दूसरा नाम क्या है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको सेटअप किया गया था। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है वो पैसा सिर्फ हमारा यूज़ हो कैपिटल गुड्स को ही इंपोर्ट करने में, राइट। मतलब जो भी फॉरेन एक्सचेंज हमने यूज़ करना है वो हम ऐसे ही कोई भी गुड्स ना इंपोर्ट करते रहे, उसको हम सिर्फ इंपोर्ट कैपिटल गुड्स को करने के लिए ही यूज़ करें, क्योंकि वो भी वो वाले गुड्स जो यहाँ पे नहीं बन सकते क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी नहीं है। देन नेक्स्ट यहाँ पे जनरली ये भी बात की गई है कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज का पैसा है उसको इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे ना यूज़ करके उसको एक्सपोर्ट प्रमोशन पे यूज़ किया जाए सो दैट हमारी खुद की इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो। नेक्स्ट आ जाएगा फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन। अभी इंपोर्ट सब्सटीट्यूट करने के लिए किस किस तरह के फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन यूज़ करे गए थे, दैट इज़ टैरिफ एंड कोटा। टैरिफ मतलब टैक्स लगा दिए गए थे कि अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो उस पर दैट मच लिमिट ऑफ टैक्स लगेगा, और कोटा मतलब है लिमिट ही लगा देना कि इस लिमिट तक ही आप सिर्फ बाहर से गुड्स मंगवा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं मंगवा सकते। तो ये दो फॉर्म्स यूज़ की गई थी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं, जिसको हम एलपीजी पॉलिसी भी बोलते हैं। सो बेसिकली ये लॉन्च हुई थी 1991 में, एक ऐसी पॉलिसी जिसने पूरा इंडिया के सिस्टम को 1991 में एकदम से ही ड्रास्टिकली चेंज कर दिया गया था। तो जो ये पॉलिसी है 1991 में आई गई थी, इसके 3 एलिमेंट्स हैं। अभी मैंने आपको बोला कि इसको हम एलपीजी भी बोलते हैं, जिसमें एल इज़ लिबरलाइजेशन, पी इज़ प्राइवेटाइजेशन, जी इज़ ग्लोबलाइजेशन, और एलपीजी को अर्लियर एलक्यूपी बोला गया था, मतलब एलक्यूपी को ही रिप्लेस करके एलपीजी आई थी। पहले बात करेंगे हम लिबरलाइजेशन क्या होता है। लिबरल का मतलब हुई फ्रीडम। अभी जो पहले लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी, जो लाइसेंसिंग सिस्टम था, प्राइस कंट्रोल था, रिस्ट्रिक्शंस थी, उन सबको हटा दिया गया था इस पॉलिसी के अंडर,
राइट। आपको लिबरलाइजेशन से बस यही याद रखना है कि जो भी रिस्ट्रिक्शन या लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी उसको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद साथ ही में आपको इसमें ये भी याद रखना है कि जो भी यहाँ पे हम देखते थे कि बहुत ही एक्सेसिव कंट्रोल है या मतलब बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्टनेस क्रिएट करके रखी गई है कि अगर इंडस्ट्री सेटअप करनी है उसको कहीं ना कहीं एलिमिनेट करने का यहाँ पे बात की गई थी, राइट। इसी के साथ अभी कंट्रोल क्यों इम्पोज किए गए थे? कंट्रोल बेसिकली इसलिए इम्पोज किए जाते हैं सो दैट हमारी जो भी प्राइवेट मोनोपली मतलब क्रिएट ना हो जाए, कोई प्राइवेट पर्सन ही अपना कोई राज ना जमा के बैठ जाए, राइट। और इसी के साथ यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होता था कि जितने भी लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं उनका थोड़ा कम ही जो है होल्ड रहे इकोनॉमी में। वैसे इतना क्वेश्चन पूछते नहीं, आपको एलपीजी का मीनिंग बेसिकली पता होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं कि एलपीजी के अंदर जो लिबरलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन के कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं। सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की। तो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में पहले बात क्या की गई थी? अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अभी जो है हर एक इंडस्ट्री को लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइसेंस सिर्फ किनको लेना है? लिक्विड, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव या जो भी डेंजरस केमिकल इन इंडस्ट्रीज़ के साथ डील करेंगे उनको ही बस जो है लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। देन नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया था। पहले 2010 से पहले 10-11 से पहले मतलब पहले जो है 17 पब्लिक सेक्टर थे, फिर 8 हो गए, अभी 8 से 3 हो गए। 8-3 में भी कौन कौन है? एटॉमिक, रेलवे एंड डिफेंस। नेक्स्ट आ जाता है डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्टिव एरियाज़। सो जितने भी एरियाज़ को रिज़र्व किया गया था एसएसआई यूनिट्स के लिए उनको डी रिज़र्व कर दिया गया था। प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपैंड कर दिया था सो दैट जितनी भी डिमांड है हमारी इकोनॉमी की वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करके फुलफ़िल करने का ट्राई किया जाए। नेक्स्ट आ जाएगा फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। अर्लियर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी कि हम कैपिटल गुड्स नहीं इंपोर्ट कर सकते एंड ऑल, मतलब सर्टेन टाइप्स ऑफ लिमिट अगर लगाई जाती थी तो उन सब लिमिट्स को भी यहाँ पे ख़त्म करने का कोशिश किया गया था। ये रिफॉर्म आया था। उसके बाद बात कर लेते हैं फाइनेंशियल रिफॉर्म क्या हुआ था। जब एलपीजी पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन आया था, तो काफ़ी बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग सेक्टर में भी चेंजेस देखने को मिले थे। लिबरलाइजेशन में फाइनेंस सेक्टर में जो सबसे बड़ा शिफ्ट आया था वो क्या आया था कि आरबीआई का रोल रेगुलेटर से फैसिलिटेटर हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको लिखना ही लिखना है बहुत ज़्यादा। मतलब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इज आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। अभी इसमें क्या किया गया था? अभी आरबीआई वुड ओनली फैसिलिटेट क्या? फ्री फ्लो ऑफ या फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस एंड लीव इट टू द कमर्शियल बैंक टू डिसाइड देयर इंटरेस्ट स्ट्रक्चर। बेसिकली वो सब मार्केट फोर्सेस पे छोड़ के और कमर्शियल बैंक पर सब कुछ छोड़ के उनको बोल दिया गया था कि वो अपने अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट एंड ऑल ये सब वो डिसाइड कर सकते हैं। प्लस जो एफआईआई हैं, राइट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, उसको भी लिबरल कर दिया गया था, उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह जो है हटा दी गई थी। अभी बैंक को भी अलाउ कर दिया गया था कि वो अपनी ब्रांच वगैरह नहीं खोल सकते हैं विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई। सो ये चेंजेस आए थे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में। उसके बाद इस डीमोनेटाइजेशन सबको पता है 8 नवंबर 2016 को आया था, जिसमें 500,000 के नोट बंद कर दिए गए थे। इट इज़ बेसिकली एन एक्शन जो लिया गया था बाय द गवर्नमेंट, जिसमें जो है लीगल टेंडर को विड्रॉ कर दिया गया था। लीगल टेंडर के स्टेटस को विड्रॉ करते हुए कुछ नोट्स का यूज़ करना जो है इकोनॉमी में रोक दिया गया था। अभी इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जितनी भी इनलीगल ट्रांजैक्शंस है उनको ख़त्म किया जाए और ब्लैक मनी कहाँ पे यूज़ हो रही है इसको फाइंड आउट किया जाए। सो इसके मेरिट्स यही था कि ब्लैक मनी फाइंड आउट करने में हेल्प हुआ। इसके थ्रू अनरिकॉर्डेड जो एक्टिविटीज़ थी उनकी रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गया। टैक्स अवेजन जो कर रहे थे, टैक्स छिपा रहे थे, मतलब टैक्स को वो नहीं दिखा रहे थे, अगर उन पे टैक्स लग भी रहे थे तो उनको इवैल्यूएट करने का यहाँ पे मेन पर्पस था। देन नेक्स्ट, गवर्नमेंट का रेवेन्यू इसके थ्रू इंक्रीज़ हुआ। देन इसी के साथ फाइनेंशियल बेस हमारे बैंकिंग सेक्टर का इवॉल्व हुआ। देन नेक्स्ट, ये पता चला कि टेररिस्ट में कितनी फंडिंग एंड ऑल ये सब जाती है। देन नेक्स्ट, ये एक सबसे बड़ा मूव था जिसके थ्रू जो है कैशलेस इकोनॉमी बन सकी। देन नेक्स्ट, इसके डीमेरिट्स क्या थे? अभी डीमोनेटाइजेशन तो हुआ बट फिर भी अगर हम बात करें
रेगुलर जो डे टू डे हम रूटीन ट्रांजैक्शंस कर रहे थे उसको इसने एकदम से डिस्टर्ब कर दिया था। और इसी के साथ काफ़ी लोगों की इसके थ्रू जॉब भी चली गई थी, दे लॉस देयर जॉब ड्यूरिंग दैट टाइम। और इसी के साथ और क्या हुआ था, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में भी स्लो डाउन देखने को मिला था। सो ये कुछ चेंजेस उस टाइम पे देखने को मिले। उसके बाद तीसरा हम बात कर लेते हैं टैक्स रिफॉर्म्स। सो टैक्स रिफॉर्म पहले तो ये गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी के अंदर कवर होता है। इंडिया में हमारे दो तरह के टैक्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सो डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, जिसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, जिस पे लगा है उसको ही पे करना पड़ेगा, दैट इज इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, वो टैक्स जिसका बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो किसी और पे। आज के टाइम में सबसे बड़ी एग्जाम्पल इसकी है गुड एंड सर्विस टैक्स। अभी इसी पे हम बात कर लेते हैं कि जीएसटी क्या है। सो व्हाट इज़ जीएसटी? इट इज़ एन कम्प्रीहेंसिव टैक्स जिसने अपने अंदर बहुत से टैक्सेस को अपने अंदर समा लिया था, अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ। सो इनका मानना ये था कि अगर एक नेशन है तो एक ही टैक्स होना चाहिए। 1 जुलाई 2017 को ये आया था। और जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उस पर एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम की यहाँ पे बात की गई है, दैट मीन्स यूनिफॉर्म टैक्स जो है वो लगे, राइट। सो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स, दैट इज़ फर्स्ट इज़ हर ईच लेवल ऑफ वैल्यू एडिशन पे इसको लगाया जाता है। इट इज़ लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स रेदर देन ऑन प्रोडक्शन। सो ये इसका सेकेंड पॉइंट है। देन नेक्स्ट, प्रोड्यूसर गेट इनपुट क्रेडिट थ्रू दिस। सो ये जस्ट आप एक रीडिंग कर सकते हो। उसके बाद इसका फ़ायदा क्या हुआ, एक सिंप्लीफाइड टैक्स प्रोसीजर है, मतलब सिंगल सिस्टम हो गया इसके थ्रू प्रोड्यूसर को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, यूनिफॉर्म सिस्टम है, गवर्नमेंट का इसके थ्रू रेवेन्यू बढ़ा। डीमेरिट्स इसमें हमें क्या देखने को मिले हैं, जीएसटी हैज़ नॉट कवर ऑल द गुड्स इन द कंट्रीज। कुछ गुड्स को अभी इसने इग्नोर किया है, कोल, पेट्रोल एंड ऑल। सो मतलब जिसको अभी भी पूरी तरह से इन गुड्स को इन्वॉल्व नहीं किया जीएसटी ने। देन नेक्स्ट, जो भी इसके रेट्स हैं अभी फाइनली सेटल नहीं हुआ, क्या इसका कितना कहाँ पे रेट लगेगा एंड ऑल, मतलब एक बात करें क्लैरिफिकेशन अभी इसमें प्रॉपर नहीं है और काफ़ियों को ये समझ नहीं आ रहा, आप ये लिख सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की। सो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, सॉरी, इनको क्यों लेके आया गया था, इनको लेके आया गया था बीओपी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। बीओपी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो क्राइसिस हैं, मतलब इसमें हमारे इंपोर्ट ज़्यादा होंगे एक्सपोर्ट से, राइट। इसको सॉल्व करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स जो है लेके आए गए थे। सो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या लिया गया था, डीवैल्यूएशन का। सो डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, इंटेंशनली अपनी करेंसी की वैल्यू को लो करना। इंटेंशनली मतलब गवर्नमेंट जो है वो कर देती है लो, सो एज टू कवर वेरियस एस्पेक्ट्स। सो इट मीन्स लोअरिंग द वैल्यू ऑफ अ करेंसी इन रिलेशन टू अदर करेंसी, अदर कंट्री की करेंसी से कंपेयर करते हुए जब हम अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर देते हैं तो इसको डिवैल्यूएशन बोला जाता है। ये क्यों किया जाता है, सो दैट एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो जाएं। अभी इससे क्या होगा, हमारी कंट्री के अंदर थोड़ा पैसा जो है आएगा फॉरेन एक्सचेंज का। सो अगर हमारी कंट्री के अंदर पैसा आएगा, अभी मैंने बोला कि बीओपी क्राइसिस क्या होते हैं, जब हमारे इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से। सो डीवैल्यूएशन अगर होगी तो डीवैल्यूएशन से क्या होता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाते हैं इंपोर्ट से, ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी लिखा है, राइट, इससे ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेजर इसी पर्पस के लिए इसको जो है डीवैल्यूएशन लेके आया गया, सो दैट हम मैनेज कर सके अपने बीओपी क्राइसिस को। देन नेक्स्ट उसके बाद आ जाएंगे हमारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। सो इसको, इन रिफॉर्म्स का बेसिक फोकस क्या था कि हम इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड कर सके, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वेरियस कंट्रीज़ के साथ कर सके, हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े, बाहर से हम टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करें और हम एक मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ एंटर हो जाएं। सो इसके लिए भी काफ़ी लाइसेंसिंग, कोटा फिक्सिंग एंड ऑल ये सब किया गया था। जस्ट आप इन सब की एक रीडिंग ले लेना, ये वाले सेक्शन की भी। और उसके बाद एक टॉपिक है हमारा कि आफ्टर लिबरलाइजेशन कैसी ट्रेड पॉलिसी रही, एक रीडिंग ले लेना, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्राइवेटाइजेशन पे। सो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर का मेजर रोल है,
पब्लिक ने अपने पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट एंटरप्राइज ने अपना शेयर जो है बेच दिया है, अपने शेयर्स जो है वो बेच दिए हैं प्राइवेट सेक्टर को, और इसी के कारण डिसइन्वेस्टमेंट हुई। डिसइन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? पैसा लगाना। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? पैसा निकालना। अभी इसी में जो पब्लिक सेक्टर है उन्होंने अपना पैसा निकाला और सेल ऑफ कर दिया प्राइवेट सेक्टर को। दैट्स वाई इसको प्राइवेटाइजेशन बोला जाता है। सो वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन? बिकॉज जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे उनकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर चल रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ग्रो नहीं कर रहा था, जिसके कारण प्राइवेट को एंटर होना पड़ा। राइट तो अभी आप थोड़ा सा ये इसके बारे में लिख सकते हो कि इसको क्या क्यों बेसिकली ज़रूरत पड़ी, पहले 2 पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं। और इसी के बाद जो IPR आई थी, अभी मैंने आपको करवाई इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, उससे भी पता चल रहा है कि PSU का अभी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस नहीं देखने को मिला इंडस्ट्रियलाइजेशन में। दे आर नॉट एबल टू डाइवर्सिफाई द एक्टिविटीज़। उनका जो भी अगर मैं बात करूँ, लॉसेस में ही वो जाते जा रहे थे, और लॉसेस को कैसे कवर करना है वो भी उनको नहीं क्लैरिटी हो रही थी। सो लास्ट ऑप्शन यही बचा था कि प्राइवेटाइजेशन ही हो, प्राइवेट सेक्टर एंटर हो, सो दैट इन चीज़ों को वो सॉल्व कर सके, और एक इक्विटी के थ्रू, पब्लिक और प्राइवेट की इक्विटी के थ्रू इनको मैनेज किया जाए। राइट तो ये आप थोड़ा सा जस्ट आपको 2 या 3 मैक्सिमम पॉइंट्स याद रखने हैं इसको कवर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ डिविजन्स किए हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग इंडस्ट्रीज ऑफ एक्सीलेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, और उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उन्होंने कुछ कैटेगरीज में बांट दिया इंडस्ट्रीज़ को, जैसे महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना। आप थोड़ा थोड़ा बस इसमें याद रख लेना कि कौन से रत्ना में कौन सी इंडस्ट्री जो है वो आ रही है, राइट कौन सी लिमिटेड आती है, जस्ट एक रीडिंग ओनली। नेक्स्ट आ जाएगा गेन ऑफ प्राइवेटाइजेशन। सो प्राइवेटाइजेशन का क्या गेन देखने को मिला? फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर द सोशल इंटरेस्ट। मतलब जब प्राइवेट पब्लिक सेक्टर था तो सारा सोशली ही बात की जाती थी, एक सेल्फ इंटरेस्ट की बात होती ही नहीं थी। अभी देखो, किसी ने भी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, राइट तो हम तभी देते हैं ना जब मुझे कोई अपना फ़ायदा दिखेगा, ठीक है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस इकोनॉमी के में निकालने के लिए प्राइवेट को आना ही पड़ेगा, सो दैट वो अपना इंटरेस्ट देखते हुए खुद पैसा कमाए और इकोनॉमी को भी ग्रो करे साथ में, राइट। तो नेक्स्ट उसके साथ प्राइवेटाइजेशन आया तो इससे हमारा डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल कंपटीशन दोनों बढ़ा, और मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन भी देखने को मिली। देन नेक्स्ट उसके बाद इसके थ्रू प्रोडक्शन की भी डाइवर्सिफिकेशन हुई, मतलब नई नई चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हुआ। अभी कंज्यूमर के पास भी वाइडर चॉइस है चीज़ों को सेलेक्ट करने की, गुड्स की। नेक्स्ट उसके बाद लॉस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। सो प्राइवेटाइजेशन का लॉस फर्स्ट है, सोशल पैटर्न्स इग्नोर हुए, मतलब एक सोशल वेलफेयर की जो बात की जाए, जो पहले गवर्नमेंट सेक्टर देखता था वो कहीं ना कहीं इग्नोर हुआ। एंड सेकेंड, इसी के साथ जो प्राइवेट सेक्टर है वो पूरा मार्केट फोर्सेस पे चलता है, पूरा डिमांड सप्लाई के बेसिस पे चल रहा है। ये कुछ 2 लॉस हम देख सकते हैं जो फेस करने पड़े। देन नेक्स्ट उसके बाद आपको सिरिसिला ट्रेजिटिक स्ट्रैटेजी जो है इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे देखने को मिली। ये आंध्र प्रदेश में थी, राइट, विच इज़ नोन फॉर इट्स पावर लूम इंडस्ट्री। सो यहाँ पे क्या किया गया था? प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर सप्लाई टू दिस इंडस्ट्री लीड टू हाइक इन पावर टैरिफ। तो कहीं ना कहीं इसमें ये कुछ चेंजेस देखने को मिले। अभी पावर टैरिफ बढ़े, राइट, पावर टैरिफ बढ़े, पावर कट बढ़े। अभी इसके थ्रू क्या हुआ? प्रोडक्शन में डिक्लाइन होना शुरू हुआ, क्योंकि टैक्स बढ़ रहा है, कट बढ़ रहे हैं पावर के। प्रोडक्शन में डिक्लाइन हुई, अगर प्रोडक्शन में डिक्लाइन हुई वेजेस में भी कट ऑफ होना शुरू हो गया, जिसके कारण उस टाइम पे 50 वर्कर्स ने सुसाइड कर लिया था, राइट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सिलसिला ट्रेजिडी, ठीक है। थोड़ा सा बस इसको एक रीडिंग गो थ्रू करना है, कई बार यही भूल सकते हैं कि ये ट्रेजिडी कहाँ पे हुई थी, आंध्र प्रदेश में हुई थी, कितने वर्कर्स ने सुसाइड किया था, थोड़ा बहुत जस्ट एक गो थ्रू आप कर सकते हो। उसके बाद हम लास्ट एलिमेंट पे आ जाते हैं LPG पॉलिसी की, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। सो नाउ व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन मैंने जब MCQ करवाए थे अभी आपको इंडियन के, तो उसमें भी था, मैंने आपको वहाँ पे बोला है ग्लोबलाइजेशन जहाँ पे आ गया इसका मतलब क्या होता है
इंटीग्रेशन ऑफ आर इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब हमारी इकोनॉमी बाहर वाली दुनिया के साथ जुड़ जाएगी उसको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो इसी के साथ हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे बताना है कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज प्रमोट की गई, क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की गई सो दैट ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी में बढ़े। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिमिट इंक्रीज़ की गई फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, सो दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंप्रूव हो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ेगी। अब मैं जितना यहाँ पे करवा रही हूँ ना, इतना डाटा डूटा आपको करने की जरूरत नहीं है, जितना यहाँ पे लिखा है बस आपको कुछ की पॉइंट्स फोकस, एक क्विक रिवीजन आपको करनी है। ये जो एक बीच में थोड़ा बहुत थॉरो जाके आपको पढ़ना है उसका टाइम मुझे लगता है अभी जा चुका है, राइट। जिसने ये पढ़ा होगा उसने वो पढ़ लिया होगा, ठीक है जी। अभी जिसने मतलब बुक को भी हाथ भी नहीं लगाया, 4-5 दिन रह गए एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए बस आप इतना इतना जैसे मैं करवा रही हूँ आप कर सकते हो। और जिन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ लिया हुआ है और उनके लिए, उनको जब एक क्विक रिवीजन चाहिए तो उनके लिए ये वीडियो है। नेक्स्ट आ जाएगा पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। सो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की सेल परचेज करना मार्केट प्राइस पे, सो दैट हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके गुड सर्विसेज की, हम इंटरेस्ट की पेमेंट अगर करना चाहे वो कर सकते हैं, राइट। सो इसका सेल परचेज करना मार्केट परचेज में कुछ एक्टिविटीज़ को करने के लिए उसको पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी बोला जाता है। बट आपको ये याद रखना है कि पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी में कैपिटल ट्रांजैक्शन नहीं आती, लॉन्ग नेचर ट्रांजैक्शंस नहीं आती। देन नेक्स्ट, इसके और क्या स्ट्रैटेजी प्रमोट करने के लिए इसको यूज़ किया गया था, दैट इज़ लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। सो लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी बात की गई थी जहाँ पे ओपन कॉम्पिटिशन को इनकरेज किया गया था, कि ओपनली जो है कंपटीशन हो पूरे वर्ल्ड के साथ, ट्रांजैक्शंस हो, सो दैट इंटीग्रेशन हो, इकोनॉमीज आपस में जुड़े। और बैरियर्स को हटाया गया था, चाहे वो टैक्स की फॉर्म में बैरियर है चाहे नॉन टैक्स की फॉर्म में। नॉन टैक्स की फॉर्म में बैरियर कौन से होते हैं, इसमें होते हैं जैसे कोटा वगैरह फिक्स कर दिया, लाइसेंस लेना पड़ेगा। सो ये सब जो बैरियर्स थे उनको भी हटाने का ट्राई किया गया था। और लास्ट में जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी कि एक कंट्री जो है कितना किसके साथ ट्रेड कर सकती है, इस तरह की अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस थी उनको भी यहाँ पे ख़त्म करने का ट्राई किया गया था। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा आउटसोर्सिंग। सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ना आपको एक क्वेश्चन आता है कि वाई इंडिया इज़ एन आउटसोर्स डेस्टिनेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो आउटसोर्स का पहले तो मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। मतलब कुछ सर्विसेज आप अपनी कंट्री से नहीं बाहर वाली कंट्रीज से हायर कर रहे हो, उसको आउटसोर्स बोला जाता है। और हमारे इंडिया में आउटसोर्सिंग होती है, मतलब हमारी इंडिया से होती है आउटसोर्सिंग। सो दैट्स वाई आपको ये क्वेश्चन आता है। और हमारे इंडिया से क्यों होती है, ड्यू टू 2 रीजंस, क्योंकि हमारे यहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल है और साथ ही में यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है। आपने 2 पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करके आ जाने। और ये क्वेश्चन तो पता नहीं मैं कितने सालों से सैम्पल पेपर में देख रही हूँ कि वाई इंडिया इज़ एन आउटसोर्स डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे आपका आंसर है, इसी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ से क्यों सर्विसेज हायर की जाती हैं, क्योंकि लेबर यहाँ पे चीप है और यहाँ पे आईटी सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा WTO, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो पूरे वर्ल्ड लेवल तक के ट्रेड को संभालता है, उसको गाइड करता है एंड ऑल, राइट। रूल्स रेगुलेशंस वगैरह, कोई लड़ाई झगड़ा कंट्रीज़ में हो रहा है तो उनको ये संभालने का काम करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कमेंस कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 में अंडर माराकेश अग्रीमेंट साइंड। उस टाइम पे 12 कंट्रीज़ ने किया था। गैट को रिप्लेस करके ये आया था। और गैट जो है 1948 में सेटअप हुआ था 23 मेंबर्स के साथ, राइट। सो यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अभी बात करते हैं WTO का ऑब्जेक्टिव क्या है। सो WTO का काम क्या है, फ्री ट्रेड को प्रमोट करना। किसी भी तरह के अगर टैरिफ लग या नॉन टैरिफ बैरियर्स लग रहे हैं उसको ख़त्म करना, कंपटीशन बढ़ाना, ग्लोबली मतलब जो है कंट्रीज़ डील करें, राइट। फ्री असेस हो ग्लोबल मार्केट्स पे, आपस में मिल के कंट्रीज ट्रेड कर सकते, ये इसका मेन पर्पस था। और ट्रेड एग्रीमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हों, मतलब 2 कंट्रीज़ मिल के ट्रेड करें, 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ मिल के ट्रेड करें। और लास्ट
कि जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे वर्ल्ड लेवल पे उसको बेस्ट यूज़ किया जाए विदाउट एनी वेस्टेज। देन नेक्स्ट उसके बाद ये इम्पैक्ट आप जस्ट रीड कर सकते हो, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं एन अप्रेजल। अप्रेजल पे क्वेश्चन आ सकता है, अप्रेजल नहीं मतलब आपको ना ऐसे आता है कि एलपीजी पॉलिसी का इम्पैक्ट बताओ, रोल क्या रहा आपको क्या लगता है कि इसका गुड इम्पैक्ट था या बैड, तो उसके लिए जस्ट एक आप इसको क्विक रिवाइज कर सकते हो। फर्स्ट इज गुड इफेक्ट क्या हुआ, वाइब्रेंट इकोनॉमी बन गई है, जिसमें हमने क्या देखा कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ 5.6% थी वो 8.2% पे चली गई थी लास्ट 5 ईयर प्लान तक। देन नेक्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखने को मिली, अ बिग पुश, मतलब अभी लिबरल कर दिया था तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो बढ़नी ही थी। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे थे रेवेन्यू से, वो अभी डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। फॉरेन रिजर्व में इंक्रीज़ हुआ हमारे पास क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ गया था। और नेक्स्ट लास्ट आ रहा है कि इन्फ्लेशन पे कंट्रोल या इन्फ्लेशन पे चेकिंग जो है पॉसिबल हो पाई थी। नेक्स्ट आ जाएगा बैड इफ़ेक्ट। क्या हुआ कि एलपीजी पॉलिसी ने एग्रीकल्चर को तो इग्नोर ही कर दिया। हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर में बड़ी ही प्रॉब्लम्स थी, सब्सिडीज़ नहीं दी जा रही, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर नहीं है चीज़ों पे, है ना, क्रॉप पैटर्न्स फार्मर्स के चेंज होते रहते, इतनी प्रॉब्लम्स थी, मतलब इसको इग्नोर ही कर दिया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो डाउन हुई। स्लो डाउन कैसे हुई, क्योंकि काफ़ी बैरियर्स हटे। बैरियर हटने से क्या हुआ, बाहर से चीज़ें और सस्ते में आना शुरू हो गई थी, जिससे क्या हुआ कि जो डोमेस्टिक गुड्स थे उसको लोगों ने रिप्लेस करके बाहर वाली आइटम्स को ज़्यादा प्रेफर करना शुरू कर दिया। अभी ग्लोबलाइजेशन से कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिली क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आई, लोगों वाला काम अभी टेक्नोलॉजी ने करना शुरू कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट हुई, मतलब गवर्नमेंट का रोल कहीं ना कहीं इससे कम हुआ, ये भी तो ऑब्वियसली ड्रॉबैक ही तो है। देन नेक्स्ट फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो काफ़ी टैक्सेस एंड ऑल यहाँ पे कम करने पड़े थे गवर्नमेंट को, सो दैट एलपीजी पॉलिसी इनकरेज हो। और अगर टैक्सेस कम करने पड़े तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे इम्पैक्ट गया इसका सीधा सीधा, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है ड्रॉबैक देखने को मिला। उसके बाद लास्ट अगर बात की जाए लूप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस। लूप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस मतलब इसका बड़ा फोकस ज़्यादा ना टर्शरी सेक्टर पे था, इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर इग्नोर ही हो गए थे यहाँ पे। अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, जैसे इन्होंने टर्शरी सेक्टर पे फोकस किया वैसे ही अर्बन सेक्टर पे फोकस हुआ। रूरल एरियाज़ को इतना प्रेफर नहीं किया गया, जिसके कारण रूरल और अर्बन का गैप जो है वो बढ़ गया। और नेक्स्ट डीमेरिट्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, बट आपको इतने नहीं याद रखने, मैं जस्ट एक समझाने के लिए आपको फटाफट सारे करवा रही हूँ। देन इज नेक्स्ट आ जाएगा इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। तो इसमें आप ये लिख सकते हो कि जैसे कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट जो है एक्सप्लॉइट हो रही थी, क्यों, क्योंकि बाहर से भी आइटम्स आ रही थी, एमएनसीज एक्सपैंड हो रही थी, हमारी इंडियन डोमेस्टिक गुड्स की प्रेफरेंस कम होना शुरू हो गया था। कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़ गया, मतलब हर कुछ कंज्यूमर को लेके ही किया जा रहा था, उनको ही प्रेफर करके या उनको ही ध्यान पे रख के, जो कि अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो गया था, राइट। तो एक क्विक रिवीजन आप क्विक इसका ग्रो थ्रू कर सकते हो। सो नेक्स्ट आ जाते हैं अभी हम चैप्टर पे, दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो पहले समझ लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स, अभी देखो जब भी किसी कंपनी को चलाना है तो दो तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, फिजिकल रिसोर्स जैसे मशीन्स वगैरह, या ह्यूमन रिसोर्स लोगों की, राइट। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, इसका मतलब है स्किल या एक्सपर्टाइज ह्यूमन बींग्स जो कंट्रीब्यूट करेंगे इंडस्ट्री की ग्रोथ में, इकोनॉमी की ग्रोथ में, उसको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। ह्यूमन कैपिटल को क्या बोलते हैं, इट इज़ अ स्टॉक, मेरे नेशन के पास कितना स्टॉक पड़ा है स्किल या एक्सपीरियंस का, लोगों का, तो उसको ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, एडिंग टू दैट स्टॉक। अभी मेरे पास 10,000 लोग पड़े हैं जो बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छी स्किल्स हैं, अभी उसमें मैं और ऐड ऑन करती जा रही हूँ उसी स्टॉक में, दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या होता है, मतलब अभी एक पर्सन के अंदर स्किल है, राइट। अभी जैसे सपोज मैंने जो भी स्टडी की है XYZ है, राइट, मतलब एक एक्सपर्टाइज, अभी उसी में मैं और एडवांस लेवल के और कोर्सेज कर लूँ टीचिंग में, तो वो मेरी ह्यूमन डेवलपमेंट है।
मतलब स्किल और एक्सपीरियंस को और बढ़ाना, शार्प करना इज ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। सो फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या फ़र्क है? सो जो फिजिकल कैपिटल है इट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन, बट ह्यूमन कैपिटल इज़ रिलेटेड टू स्किल एंड एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन। इसको फॉर्म कैसे किया जाता है? इन्वेस्ट करके, पैसा लगा के। और ह्यूमन कैपिटल को कैसे इन्वेस्ट किया जाता है? इसमें जैसे आप एजुकेटर्स, सोसाइटी, इन्फ्लुएंसर से मिलोगे तो इसकी फॉर्मेशन और अच्छे से होगी। टेंजिबल, फिजिकल कैपिटल को आप टच कर सकते हो, ह्यूमन को आप नहीं कर सकते। फिजिकल जो सॉरी जो फिजिकल कैपिटल है वो ऑनर से सेपरेट हो सकता है, ऑनर से अलग हो सकता है, मशीन को पर्सन से अलग किया जा सकता है, बट ह्यूमन कैपिटल को पर्सन से अलग नहीं किया जाता क्योंकि वो तो पर्सन की खुद की स्पेशलिटी है। उसके बाद आ गई मोबिलिटी। सो मोबिलिटी ऑफ फिजिकल कैपिटल इज़ रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू ओनली ट्रेड बैरियर्स, बट अगर मैं बात की रूँ ह्यूमन कैपिटल की मूवमेंट की तो इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय नेशनैलिटी एंड कल्चर। मतलब एक पर्सन, अभी मेरे में एक रिस्ट्रिक्शन है ना, मुझे बोला जाए कि जो मैंने सारा पढ़ाना है वो एक उर्दू भाषा में या किसी एक सेट ऑफ भाषा में पढ़ाना है, तो मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है, मूव करना उसमें पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल है बट इट इज़ एन डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव करने के कौन से सोर्सेज हैं। मतलब अगर मैंने शार्प करना है, अपग्रेड करना है ह्यूमन कैपिटल को, तो उसके लिए मैं क्या क्या करूँगी? एजुकेशन पे खर्चा करूँगी। एजुकेशन पे खर्चा किया जाएगा, ऑब्वियसली स्किल एक्सपीरियंस बढ़ेगा एक पर्सन का। देन नेक्स्ट उसके हेल्थ पे खर्चा किया जाए, मतलब उसको प्रोडक्टिव बनाया जाए, हेल्दी बनाया जाए, तो दैट इज़ ऑल्सो एन सोर्स। ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाए, ये जे है, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाए अगर वर्कर्स को, पर्सनस को, तो ऑब्वियसली उनकी कैपिटल में फॉर्मेशन होगी। देन नेक्स्ट आ जाएगा स्टडी प्रोग्राम्स लगाए जाए। मतलब जैसे अभी मैंने बात की कि अब मैं अभी अपग्रेडेड कोर्स कर लूँ, बड़े बड़े कोर्स कर लूँ, एडवांस लेवल पे कोर्स कर लूँ, तो ऑब्वियसली उस पर फ़ायदा होगा, मेरी कैपिटल अच्छे से फॉर्म होगी। देन नेक्स्ट माइग्रेट, एक जगह से किसी उस जगह पे चला जाना जहाँ पे और नॉलेज, स्किल्स मिल सकती हैं, ये भी एक सोर्स है ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने का। देन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे अगर खर्चा किया जाए, मतलब स्किल फॉर्म करने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए, मार्केट की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप अगर खर्चा करोगे तो उसके थ्रू भी तो आपकी स्किल अपग्रेड होगी, राइट। तो ये कुछ सोर्सेज है जिसको यूज़ किया जाता है ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने के लिए। देन नेक्स्ट क्या फ़ायदा देखने को मिलता है अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है? पहला फ़ायदा होता है इमोशनल एंड मटेरियल इन्वायरमेंट में ग्रोथ होना। अभी इमोशनल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? एक पर्सन का एटीट्यूड बिल्ड होता है, उसकी नीड्स, एस्पिरेशंस चेंज हो जाती हैं। प्लस उसको, अगर हम मटेरियल इन्वायरमेंट की बात करें, इससे क्या होगा? हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर स्किल्ड और ट्रेंड वर्कर्स बढ़ेंगे, जिससे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। नेक्स्ट आ जाएगा हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। अभी मेरे पास एक मशीन पड़ी है, उसको चलाना नहीं आता किसी को, ठीक है, बट अगर कोई अच्छा मेरे पास ह्यूमन बीइंग, एक स्किल्ड लेबर वाला पर्सन आ जाएगा, स्पेशलाइज्ड आ जाएगा, तो वो मशीन की भी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो दूसरा फ़ायदा ये होता है। देन नेक्स्ट हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। इससे मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म किया जाता है ना, तो एक दूसरे को देख कर ना बाकी भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनको ये देखने को मिलता है कि प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बिल्ड होती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से, तो उनको भी लगता है कि हमें उस लेवल का अपग्रेड होना है सो दैट हम इकोनॉमी के लिए काम आए। अभी उनकी अगर ऐसी सोच होगी तो एम्प्लॉयमेंट तो ऑब्वियसली बढ़ेगी हमारी कंट्री में। नेक्स्ट आ जाता है एक चेन इफेक्ट, इसको आप देख सकते हो। अभी देखो, अगर आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आ जाए ना, उसकी सिग्निफिकेंस, ये जस्ट मैं अपने लेवल पे बता रही हूँ कि आपको, आप सिग्निफिकेंस में भी ये भी लिख सकते हो कि जैसे अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रही है तो हाई लेवल ऑफ इनकम देखने को मिलेगी, जीडीपी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारे फिजिकल रिसोर्सेज बेटर यूटिलाइज होंगे, तो ये पॉइंट भी लिख सकते हो। बट ये वो टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक है कि चेन इफेक्ट क्या है। अभी देखो, जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है इसमें खर्चा किया जाता है एजुकेशन और हेल्थ पे, और इसके थ्रू जो है क्या किया जाएगा, हमारा जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनकी बेटर यूटिलाइजेशन होती है। अगर एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा किया जाता है तो ऑब्वियसली इनकम बढ़ेगी, राइट। मतलब इसका इफेक्ट इसके साथ है, इसका इफेक्ट इसके साथ है।
और बेटर यूटिलाइज हो रहे हैं अगर फिजिकल कैपिटल, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ये दोनों कारण, अगर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं तो ये हमारी जीडीपी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये एक चेन इफेक्ट है, आपस में इनका लिंकअप रीड कर सकते हो, अच्छी डायग्राम है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉब्लम्स, कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। फर्स्ट, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। इतनी पॉपुलेशन पे ध्यान देना, उनको एजुकेशन, पावर सप्लाई, अच्छा इन्वायरमेंट, वर्किंग कंडीशन, ये सब मिले, एक चैलेंजिंग बन चुका है टास्क हमारी इंडिया में। नेक्स्ट, ब्रेन ड्रेन, जो अच्छे दिमाग वाले लोग हैं, राइट, मतलब स्किल्ड हुए हैं, वो बाहर जा रहे हैं, राइट। हमारा ब्रेन, इंडिया का ब्रेन ड्रेन हो रहा है बाहर, तो ये एक प्रॉब्लम है। देन नेक्स्ट, हमारे यहाँ पे मैन पावर प्लानिंग अच्छे से नहीं है, मतलब कितने ऐसे ह्यूमन रिसोर्स हैं, इसे स्किल्ड लोग हैं जो वेस्ट हो रही हैं उनकी स्किल्स, राइट, तो ये भी एक प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा एजुकेशन एज एन असेंशियल एलिमेंट, तो अभी सारा टॉपिक हमारा एजुकेशन पे आएगा। So now what is education? Education is what is the process through which we learn something, we get training, we improve our knowledge, राइट, तो इसको एजुकेशन बोला जाता है। सो एजुकेशन एंड लिटरेसी, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एजुकेशन थोड़ा मच वाइडर कंसेप्ट है, लिटरेसी इज़ व्हाट एबिलिटी टू रीड एंड राइट, थोड़ा सा बस ऐसे पता होना चाहिए, इसलिए ये टॉपिक है। उसके बाद आ जाते हैं एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। एजुकेशन पे क्वेश्चन आपको आता है कि जैसे फीमेल को क्यों नहीं मिल रही, आज भी एजुकेशन एक चैलेंज क्यों है हमारी इंडियन सोसाइटी में, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन एजुकेशन पे आपको जनरल से आ सकती है, तो इसलिए ये आप गो थ्रू करवा रही हूँ मैं अभी आपको। तो एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी एजुकेशन के थ्रू क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनता है। एजुकेशन के थ्रू मेन क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी, ये एजुकेशन से ही तो आ रही है। हमारे नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ कैसे करना है, ये एजुकेशन बताता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे प्रमोट होगी, ये एजुकेशन से पता लगता है। एक पर्सन का मेंटल हॉरिजन, मेंटल लेवल को कैसे बढ़ाना है, एजुकेशन करती है। कल्चरल स्टैंडर्ड को बिल्ड करना, प्रमोट करना, एजुकेशन के थ्रू पॉसिबल है। इट डेवलप ह्यूमन पर्सनालिटी, एक ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी को डेवलप करने का काम भी एजुकेशन का ही है। देन नेक्स्ट, नीड फॉर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, क्या ज़रूरत है गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की एजुकेशन या हेल्थ में, येस डेफिनेटली, बिकॉज ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इसमें चाहिए। देन नेक्स्ट, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसको थोड़ा कम प्रेफर करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, पीपल इन आवर कंट्री, वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे या हेल्थ पे जो है खर्चा नहीं करते, दैट्स वाई गवर्नमेंट को एंटर होके इसकी सब्सिडीज़ वगैरह देनी पड़ती है, तभी इसका यूज़ जो है वो किया जाता है। सो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इसलिए भी है क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स या स्कूल्स है वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, और जो एजुकेशन हेल्थ है, इट इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड या बेसिक राइट ऑफ एनी सिटीज़न, तो गवर्नमेंट का ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी आपको फुल फॉर्म वगैरह पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट आ जाता है एनसीईआरटी, जिसकी बुक्स आप पढ़ते आ रहे हो। सो एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो इसका काम क्या है, टेक्सटाइल कहाँ से आ गया, टेक्स्ट मटेरियल, जो भी आपको टेक्स्ट बुक वगैरह मिलती है ना, तो वो बुक्स प्रोवाइड करने का काम इसका है। देन यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो भी यूनिवर्सिटी लेवल पे रूल्स रेगुलेशंस वगैरह हैं हायर एजुकेशन में, तो ये प्रोवाइड करता है। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो ये रूल्स रेगुलेशन वगैरह बताता है टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन के। ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, मेडिकल फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर सेक्टर को लेके रूल्स रेगुलेशन काम इसका है। तो जस्ट फुल फॉर्म, वैसे तो पहली दो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एजुकेशन स्टिल अ चैलेंज, सो क्यों है आज भी चैलेंज, दैट इज़ क्यों, फर्स्ट लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट, आज भी यहाँ पे अगर बात की जाए 36 करोड़ लोग जो है वो इलिटरेट पाए गए हैं, जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता। वोकेशनलाइजेशन नहीं है प्रॉपर, अगर बात की जाए एक प्रैक्टिकल नॉलेज की, वो हमारे यहाँ पे अभी कमी है। जेंडर बायसनेस बहुत है, फीमेल को अभी भी नहीं आगे बढ़ने दिया जा रहा। रूरल एरियाज़ में इतना असेस नहीं है एजुकेशन का। प्राइवेटाइजेशन, जो कि बहुत एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो ये देखने को मिलता है। तो अगर आपको फीमेल का क्वेश्चन आए कि फ़ीमेल अभी क्यों है, उनको एजुकेशन नहीं मिलती, पहले आप लिख सकते हो कि रूरल एरियाज़ में अभी पीछे है फीमेल, राइट। जेंडर बायसनेस बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण फीमेल को नहीं आगे आना दिया जा रहा। स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, बैकवर्ड सोच है अभी भी,
राइट। तो स्टीरियोटाइप थिंकिंग मतलब एक पुरानी सोच बन चुकी है लोगों की कि इन्होंने तो शादी करके चले ही जाना है। तो आप ऐसे ही, तो बहुत जनरल क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप लिख सकते हो आराम से कि फीमेल को आज क्यों भी नहीं एजुकेशन मिल रही, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको ईजिली आंसर कर सकते हो। देन नेक्स्ट आ जाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेते जाओ, एक रीड कर लेना। मुझे नहीं लगता इसको इतना पढ़ने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ना चाहो, थोड़ा डाटा रिलेटेड सारा क्वेश्चन है कि किस सेक्टर में कितना परसेंट क्या क्या खर्चा हुआ, एक बस आप रीडिंग इसकी ले लेना जो मैं करवा रही हूँ, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो बस, मतलब एक गो थ्रू कर लेना। मुझे नहीं लगता कि इतना देखना है, आप बस एक रीड कर लेना, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है अभी हमारा रूरल डेवलपमेंट का। सो नाउ व्हाट इज़ रूरल डेवलपमेंट? रूरल डेवलपमेंट मीन्स जो भी रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ग्रोथ होना, एक ऐसा एक्शन प्लान रेडी करना जिसके थ्रू हम सोशली एज वेल एज इकोनॉमिक पैटर्न्स में जो है ग्रोथ कर सकें, राइट। अभी रूरल डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि हमारे यहाँ की 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज़ में रह रही है। बट अगर मैं बात करूँ उसमें से 1/3 जो पॉपुलेशन है वो अभी भी बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रही है। तो अगर हमारी कंट्री का पे की डेवलपमेंट में हम रूरल एरियाज़ पे ही नहीं फोकस करेंगे तो हमारी कंट्री ग्रो नहीं हो पाएगी। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कवर दिस रूरल डेवलपमेंट। सो नेक्स्ट है, इसको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? तो रूरल डेवलपमेंट में दो तरह के चैलेंजेस होते हैं, दैट इज़ लिंगरिंग एंड इमर्जिंग। लिंगरिंग में है रूरल क्रेडिट की प्रॉब्लम, की रूरल एरियाज़ में उधार की प्रॉब्लम रहती है या वहाँ पे मार्केटिंग के बारे में लोगों को कम नॉलेज है। एंड जो इमर्जिंग चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं दैट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जिस तरीके से हो रही हैं। ये एक बेसिक चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ते हैं। ये पूरा चैप्टर बस ये टेबल ही है जो मैंने अभी आपको बताया है, तो अभी सारा प्रॉपरली ये हो जाएगा। सबसे पहले हम लिंगरिंग चैलेंजेस पे बात करते हैं, दैट इज़ रूरल क्रेडिट पहले पॉइंट आ जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, रूरल क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट फॉर फार्मिंग, फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए किसी भी तरह की लोन फैसिलिटी एंड ऑल। ये एक बेसिक चैलेंज है जो कि जर्नली नहीं मिल पाता, बट अभी काफ़ी बात करें हम इंस्टीट्यूट्स की, ये इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, इंडियन फार्मर को 3 तरह के क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है, या जनरली 3 टाइप्स में क्रेडिट जो है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म जनरली कवर करता है 6 to 12 मंथ्स। मीडियम टर्म कवर करता है 12 to 5 ईयर्स, और 5 साल से ऊपर का अगर लोन लिया जाए तो वो लॉन्ग टर्म के अंदर कवर होगा। जो शॉर्ट टर्म लोन है वो फर्टिलाइज़र सीड्स वगैरह लेने के लिए ख़रीदा जाता है, और सॉरी लिया जाता है। जो मीडियम है वो वेल्स वगैरह को डिग करने में, मशीन वगैरह ख़रीदने में, इसमें। और जो लॉन्ग टर्म है वो लैंड ख़रीदने में यूज़ किया जाता है, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद जो लोन है या क्रेडिट है वो और 2 डिवाइड में भी कैटेगरीज में डिवाइड है, दैट इज़ प्रोडक्टिव एज वेल एज नॉन प्रोडक्टिव। सो प्रोडक्टिव क्रेडिट अगर वो किसी फार्मिंग एक्टिविटी के लिए या प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए लोन लेगा तो वो प्रोडक्टिव क्रेडिट है। अनप्रोडक्टिव मतलब अगर वो अपनी किसी कंजम्पशन एक्टिविटी के लिए करेगा तो वो अनप्रोडक्टिव है। सो नेक्स्ट और कैटेगरी है दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। मतलब जब क्रेडिट लेना होता है तो फार्मर के पास 2 सोर्सेज रहते हैं, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल। पहले हम बात करेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल की। नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब जो कि नॉन ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज्ड है, सॉरी, जिसमें लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, विलेज ट्रेडर्स जो है वो आ जाते हैं। बट ये जो है इतना सेफ नहीं है, इसमें फार्मर्स को काफ़ी एक्सप्लॉइट किया जाता है, वन ऑफ द इसका ये ड्रॉबैक है। बट फिर भी 93% ऑफ द बोरिंग जो है वो फार्मर की इसके अंदर की जा रही है, मतलब ये डाटा निकल के आए हैं, राइट। तो ये एक वन ऑफ द प्रॉब्लम है। आगे बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ सोर्स जो लोन के लिए फार्मर्स यूज़ करते हैं। इसमें पहला आ रहा है हमारा कोऑपरेटिव सोर्सेज। सो कोऑपरेटिव सोर्सेज कौन से हैं? कोऑपरेटिव सोर्सेज आर दो सोर्सेज जहाँ पे बात की जाती है कि जब मतलब इसमें ना बेसिकली सोसाइटीज़ होती हैं। ये सोसाइटीज़ जो हैं फार्मर्स को एक रीज़नेबल रेट पे लोन प्रोवाइड कर देती है, एक माइनर से रेट पे, दैट इज़ फॉर द रेट 16 to 17%, राइट। इसके अंदर कवर होता है। मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं
16 to 17% ये सोर्स को यूज़ किया जा रहा है लोन लेने के लिए, राइट। नेक्स्ट है कि ये जो सोसाइटीज़ हैं ये इंश्योर करती हैं कि जितने भी मनी लेंडर्स हैं या ट्रेडर्स हैं इन सबको एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि ये फार्मर्स को बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। और अगर फार्मर्स को जब भी पैसे की ज़रूरत है ये स्पीड में प्रोवाइड कर सके, ये इंश्योर किया जाता है। प्लस स्पेशल प्रोग्राम, अगर कोई डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटी है तो वहाँ पे जल्दी से जल्दी लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने का ये ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है एसबीआई, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक। सबसे पहले तो एसबीआई कब सेटअप हुआ, 1955 में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसको नेशनलाइजेशन कब हुई, 1969 में। सो ये बेसिक जो है हमारे जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जनरल जो बैंक्स है उसी की तरह जैसे हमें लोन्स वगैरह मिल जाते हैं, तो रूरल एरियाज़ में अभी ये भी सेटअप हो रहे हैं और फार्मर के पास ये भी एक वन ऑफ द सोर्स बन चुका है लोन लेने का, क्रेडिट लेने का। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है हमारा रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी भी जिनको बोला जाता है। तो रीजनल रूरल बैंक्स में क्या किया जा रहा है बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जर्नली सेटअप हुए हैं रिमोट एरियाज़ में क्रेडिट लोन प्रोवाइड करने के लिए। मतलब बैकवर्ड रीजन्स जो हैं, अगर वीकर सेक्शन जो हैं उनको अगर लोन फैसिलिटी चाहिए तो जर्नली ये वहाँ पे फोकस करते हैं, राइट। रीजन के बेसिस पे छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे एरियाज़ में ये जो है बैंक्स वगैरह बन जाते हैं और जब भी फार्मर को नीड होती है लोन की तो ये प्रोवाइड करने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट इज़ नबार्ड। नबार्ड से बहुत क्वेश्चन आता है, दैट इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड इट इज़ इन वन ऑफ द अपेक्स इंस्टीट्यूट जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है रूरल एरियाज़ को ग्रो करने में। सेटअप कब हुआ याद रखना, 12 जुलाई 1982 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, मुंबई में। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फंक्शंस की। सो इसके फंक्शंस क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक अपेक्स्ड फंडिंग एजेंसी है जो रूरल एरियाज़ को सपोर्ट करती है। देन नेक्स्ट इनका डिलीवरी सिस्टम लोन देने का बहुत अच्छा है, क्रेडिट बहुत अच्छे से जो है प्रोवाइड किया जाता है। इनके जो भी पर्सोनल्स हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत प्रॉपर है। देन नेक्स्ट इनका ये भी काम रहता है कि टाइम टू टाइम मॉनिटर या इवैल्यूएट करे जो भी प्रोजेक्ट्स एंड ऑल चल रहे हैं क्रेडिट फैसिलिटी के लिए टू द रूरल एरियाज़, उनको ये इवैल्यूएट करते हैं। देन नेक्स्ट ये हेल्प करते हैं इन कोऑर्डिनेट करने में भी ये हेल्प करते हैं वेरियस रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूट्स के साथ, सो दैट जिनको जब जब जो लोन की फैसिलिटी चाहिए ये प्रोवाइड कर सके। और इनका जो कनेक्शन है वो गवर्नमेंट के साथ स्टेट और नेशनल लेवल पे बना रहता है, राइट, सो दैट एक स्पीडी या एक स्मूथली सब कुछ चलता रहे। देन नेक्स्ट, हाउ द ग्रीन रेवोल्यूशन इज एन एक्ट एज एन हेरबिंगर ऑफ चेंजेस। यहाँ पे ना हेरबिंगर नहीं, कोई और ही वर्ड होगा, यहाँ पे ना गलत आ चुका है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ना ये पूछा जा रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है क्या उससे फार्मर्स की आउटलुक चेंज हुई, उनसे उनकी आउटलुक में कोई चेंज आया या नहीं आया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहे हैं, येस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा इंट्रोड्यूस किया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन में के कारण जो है फार्मर की आउटलुक में चेंज आया। पहले फार्मर सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, मतलब सिर्फ अपने लिए ही फार्मिंग कर रहे थे, सेल्फ नीड के लिए, बट अभी वो कमर्शियलाइज होना शुरू हो गए हैं। उनको लगता है कि कमर्शियल फार्मिंग के थ्रू जो है वो थोड़ा पैसा भी अर्न कर सकते हैं, जिससे जो है अगर कमर्शियल फार्मिंग की तरफ उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली उनकी डिमांड भी बढ़ गई अब रूरल क्रेडिट की। अगर डिमांड बढ़ रही है तो रूरल क्रेडिट की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करने की फिर अब ज़रूरत है, राइट। देन नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ आरबीआई इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। आरबीआई क्या रोल प्ले करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीआई इज़ एन अपेक्स इंस्टीट्यूट। जितने भी ये अभी मैंने बात की इंस्टीट्यूट्स की, इन सबको आरबीआई हैंडल करता है। मतलब आरबीआई इज़ वन ऑफ द हेड जो इन सबको मैनेज कर रहा है, राइट। अभी इसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं, ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट देता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए। किसी भी तरह की कोई कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट्स ग्रो करने हैं, डेवलप करने हैं, तो उसमें भी आरबीआई सपोर्ट करता है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को या कोऑपरेटिव सिस्टम को फंड्स की ज़रूरत है, शॉर्ट या मीडियम टर्म, आरबीआई प्रोवाइड करता है। ये कोऑपरेटिव को ट्रेनिंग करने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट, टाइम टू टाइम सर्वे इसकी तरफ से कंडक्ट किए जाते हैं ताकि जाना जाए कि रूरल एरियाज़ में किस किस तरह की लोन फैसिलिटी की ज़रूरत है। देन नेक्स्ट आ जाएगा, आरबीआई हेल्प करती है बैंक ब्रांच एक्सपेंशन
करने में रूरल एरियाज़ में, मतलब जो भी बैंक्स वगैरह बने हुए हैं उनकी ब्रांचेस को और डेवलप करने में। नेक्स्ट आ जाएगा, इसके थ्रू हेल्प होती है जो आरबीआई है ये एक तरह से गाइडेंस देता है कि किस तरह के इंस्टीट्यूट, किस तरह और इंस्टीट्यूट्स को ग्रो किया जाए सो दैट रूरल क्रेडिट में कभी भी किसी की भी तरह की कोई हिंड्रेंस देखने को ना मिले। नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाएगा माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप पे जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या नाबार्ड पे जनरली आ जाता है इसमें से। तो पहले हम माइक्रो क्रेडिट देख लेते हैं। माइक्रो क्रेडिट का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ स्मॉल लोन, छोटी अमाउंट का लोन जो इंडिविजुअल्स को दिया जाता है सो दैट अगर वो किसी भी सेल्फ एम्प्लॉयड एक्टिविटी में है, छोटा मोटा कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो उसको वो उस पैसे को यूज़ करके जो है वो अपना बिजनेस सेटअप कर सके। ये प्रोग्राम माइक्रो क्रेडिट का स्टार्ट किया गया था सो दैट जो भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं वो और ग्रो हो, डेवलप हो, जो बैकवर्ड रीजन्स है और वो ग्रो करे, सो दैट जो स्मॉल बोरोवर्स हैं वो कम फॉर्मेलिटीज़ के साथ थोड़ा पैसा अरेंज करके अपने बिजनेस को सेटअप कर ले फॉर द अर्निंग, राइट। तो इसी में एक टाइप आ जाती है, इसी के पर्पस के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म हुए थे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? ये एक तरह का इनफॉर्मल ग्रुप है लोगों का जो इकट्ठे होते हैं, प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो भी रूरल एरियाज़ के अंदर सफ़र हो रही होती है। जनरली ये अपने मेंबर्स को ही लोन वगैरह की फैसिलिटी दे देते हैं जब जब जिसको चाहिए होता है, मतलब थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन सो दैट किसी की हेल्प हो सके और कंट्री की डेवलपमेंट हो सके। और इसमें जितने भी लोन्स वगैरह ऑफर किए जाते हैं विदाउट एनी कोलेट्रल, मतलब कुछ भी आपको गिरवी नहीं रखना होता इसमें, और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे जो है इसको प्रोवाइड किया जाता है इसमें लोन। प्रेजेंटली अगर बात की जाए 50 लाख वुमेन्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें 6 करोड़ वुमेन जो है पाई जा रही हैं। नेक्स्ट आ जाएगा 54 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिसमें 6 करोड़ विमेन है। नेक्स्ट आ जाता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे क्वेश्चन। सो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज़ ऑल्सो इन इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये चैलेंज था जो फेस किया जा रहा है राइट आज के टाइम में। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एग्रीकल्चर क्रेडिट की। सो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सॉरी या रूरल मार्केटिंग, सो इनका मतलब क्या होता है? डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ मीनिंग पे ही कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब क्या है। इट मीन्स कि कैसे आप जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आप कैसे गैदरिंग करते हो प्रोड्यूस की, कैसे हार्वेस्ट करना, प्रोसेस करना, जो प्रोड्यूस हुआ है उसकी ग्रेडिंग, पैकेजिंग, स्टोर कैसे रखना है, बेचना कैसे है उसको। बेसिकली जब अल्टीमेट कस्टमर तक उसको पहुंचाना है तो फार्मर क्या प्रिपरेशंस कर रहा है, दैट इज़ व्हाट एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज़, राइट। देन नेक्स्ट उसके बाद आ जाएगा हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग को अच्छा करने के लिए क्या सिस्टम जो है यूज़ किया गया है या क्या अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी पे जो है बात की गई है, इस पे बात कर लेते हैं। मतलब बेसिकली इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलेटेड मार्केट्स। सो मार्केट्स को जो है रेगुलेट किया गया है, बाकायदा इसका प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम देखा जा रहा है। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इसको चेक कर रही है, रेगुलेट कर रही है और देखती है कि सब कुछ प्रॉपर अप टू द मार्क हो रहा है या नहीं हो रहा, एज़ पर स्टैंडर्ड्स हो रहा है या नहीं हो रहा मार्केट्स में। और इसी के साथ जो है इसको पूरे फंक्शनिंग करने के लिए, इसको स्मूथ करने के लिए बहुत से मेजर्स जो है अडॉप्ट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएगा कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। सो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग डील्स विद कि जैसे अगर मैं बात करूं कि इसमें ना गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब छोटे छोटे जैसे मेंबर्स इकट्ठे करके सोसाइटीज़ बना दी जाती हैं सो दैट एक पर्टिकुलर सेक्शन पे जो है फोकस किया जा सके, राइट। इसमें इसके जो मेंबर्स रहते हैं ये क्या करते हैं, ये मार्केट में कलेक्टिव सेल करने में हेल्प करते हैं। मतलब एकदम से ही जैसे इकट्ठी सेल्स बन सके, ओरिजिनेट हो सके, इसमें हेल्प की जा सकती है। और इसकी वन ऑफ द एग्जांपल है मिल्क कोऑपरेटिव इन गुजरात। नेक्स्ट है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की जा रही है जिसमें पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, स्टोरेज की फैसिलिटी, इस पे काफ़ी काम किया जा रहा है सो दैट एग्रीकल्चर मार्केटिंग और उभर के और फिनिश्ड वे से देखने को मिले। देन नेक्स्ट काफ़ी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स पे भी बात किया, जैसे एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया ताकि गवर्नमेंट फार्मर्स को मिनिमम इतना तो मिला अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। बफर स्टॉक मेंटेन करने पे
कैसे मेंटेन करना है, किन किन चीज़ों का करना है, उनके क्या मेजर्स रहेंगे, इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, इस पे काफ़ी जो है स्टेप्स लिए जा रहे हैं। देन नेक्स्ट पीडीएस सिस्टम। पीडीएस सिस्टम मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक फेयर रेट पे टू द नीडी वन, सब्सिडाइज रेट पे जो है लोगों को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जा सके इन द डिफ़िकल्ट टाइम। जिन भी पुअर सेक्शंस को नीड है फूड ग्रेन्स की, पीडीएस सिस्टम के थ्रू उनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने का भी ट्राई किया जा रहा है। देन नेक्स्ट आ जाएगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग के डिफेक्ट्स या शॉर्टकमिंग्स क्या है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसकी शॉर्टकमिंग क्या है कि अभी भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है, सेल्स जो है वो फोर्स्ड है, फोर्सफुली सेल की जाती है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रॉपरली अभी देखने को नहीं मिल रही, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं अच्छी, मिडल मैन अभी भी बहुत है, राइट। प्रॉपर वेट सिस्टम नहीं है, मतलब जो यूज़ किए जाते हैं वेट्स वो अभी प्रॉपर नहीं है, लैक है उनमें भी अभी। और मार्केट इन्फॉर्मेशन अभी प्रॉपरली जो है वो नहीं मिलती जिसको फार्मर्स यूज़ करके फर्दर डिसीजंस ले सके। तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है द अमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो रूरल डेवलपमेंट के और कौन से अमर्जिंग चैलेंजेस है जो हमें देखने को मिलते हैं। दैट इसमें फर्स्ट आ जाता है हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। मतलब प्रोडक्टिव एक्टिविटी को डाइवर्सिफाई करना, एक्सपैंड करना एंड ऑल, प्लस एम्प्लॉयमेंट ढूंढना एग्रीकल्चर के अलावा। तो वैसे तो बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जिसमें फर्स्ट आ जाएगा हमारा एनिमल हस्बेंड्री, जिसको लाइव स्टॉक फार्मिंग भी बोला जाता है। ये एक वन ऑफ द सोर्स है बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। क्या? फर्स्ट इसमें प्रोडक्टिविटी कम है और इसमें जो एनिमल्स का केयर अगर बात की जाए उसका प्रॉपर सिस्टम नहीं है। सेकेंड, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि वाइट रेवोल्यूशन का दूसरा नेम दैट इज़ ऑपरेशन फ्लड होता है और ये 1966 में आया था, ये आप याद रखना। नेक्स्ट, एनिमल हस्बेंड्री के अलावा फिशरीज़ भी है, सो ये भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स है बट ये कुछ स्टेट्स में ही है, दैट इज़ केरला, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु में ही। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है, इसमें क्रॉप्स कौन कौन सी कवर होती है, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स, ये सब इसमें जनरली कवर होते हैं। और इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इस केस में, दैट इज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जो हमारा इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और अगर बात की जाए मैंगो बनाना, इसमें भी एमर्जिंग लीडर जो है हमारे इंडिया को ही माना जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तनवा की। सो नाउ व्हाट इज़ तनवा? इट इज़ एन बेसिकली एन प्रोजेक्ट जो तमिलनाडु में लॉन्च किया गया था, जिसमें विमेन को जो है ट्रेन किया जाता था फार्मिंग की टेक्निक्स को लेके, सो दैट वो भी फार्मिंग में हेल्प करें और इन एक्टिविटीज़ में इंगेज करते हुए एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो सके विमेन के लिए भी। सो ये एक तरह की ट्रेनिंग स्कीम है, बस आपको इतना याद रखना है इसमें। देन नेक्स्ट उसके बाद बात कर लेते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन की। सो गोल्डन रेवोल्यूशन कब देखने को मिलेगी? ड्यूरिंग द पीरियड 1991 टू 2003। इसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड हनी की बात की जाती है ग्रो करने की, तो आप ये भी याद रखना। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि देयर विल बी द नो यूज़ ऑफ एनी केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब को चीज़ों को ना यूज़ करते हुए इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट को जो है हमने क्रिएट करना है। हेल्दी चीज़ों को यूज़ करते हुए, सॉइल की हेल्थ को मेंटेन करते हुए कुछ ऐसी चीज़ों को यूज़ करना है सो दैट सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहे और अच्छा खाना जो है वो प्रोड्यूस होकर आए। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये पेपर में देखने को मिलता है। फर्स्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम यूज़ करते हैं इसके क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का डिस्कार्ड करता है ये, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह इन सब का यूज़ नहीं होता। इन्वायरमेंट हमारा इससे प्रोटेक्ट रहता है, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है और जो खाना है वो भी हेल्दी और टेस्टी होगा। सिंपल पॉइंट्स हैं ये सारे। और लास्ट, इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, इतना कुछ खास खर्चा भी नहीं लगता इस पर, राइट। तो ये हमारे सारे बेसिक से ऑर्गेनिक फार्मिंग थे। उसके बाद हमारा एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के थोड़े टॉपिक्स हैं, इस पर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कर। वर्कर का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा इंडिविजुअल जो किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में काम करता है, इंगेज है, वैल्यू एडिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज़ व्हाट वर्कर इज़। सो वर्कर दो तरह का होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर। सेल्फ एम्प्लॉयड जिसका अपना कुछ प्रोफेशन है, मेन पर्पस है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। हायर्ड वर्कर जिनको वेजेस, सैलरी वगैरह पे किए जाते हैं, जैसे एक टीचर वगैरह जो है किसी स्कूल में काम कर रहे हैं। और इसमें भी दो तरह के लोग हैं, कैजुअल एंड रेगुलर। कैजुअल कौन से हैं?
जो जनरली जो है रेगुलर बेसिस पे काम नहीं करते, जो है कॉन्ट्रैक्चुअल साइट्स पे डे वाइज जो काम करते हैं डे बेसिस पे, राइट। और जो रेगुलर वर्कर्स हैं इनका एक फिक्स्ड प्रोफेशनल जॉब होती है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं, पेंशन प्लान होता है, मतलब पेंशन सॉरी प्रोविडेंट फंड इनको जो है वो मिलता है एंड ऑल, पेंशन वगैरह के भी सारे अरेंजमेंट होते हैं। सो इसको हम रेगुलर सैलरी वर्कर्स बोलते हैं। इस पर केस स्टडी बन के आ जाती है, आपको ध्यान से इसको मतलब कीवर्ड्स ही ध्यान रखना जो भी मैंने बोले हैं। उसके बाद बात करते हैं हम वर्कफोर्स की। सो नाउ व्हाट इज़ वर्कफोर्स? वर्कफोर्स का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग। इट डज नॉट इंक्लूड दोज हु आर विलिंग टू वर्क बट नॉट वर्किंग। तो इसमें वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि वर्कफोर्स क्या होता है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि वर्कफोर्स क्या है, जब हम लेबर फोर्स में से नंबर ऑफ पर्सन विलिंग टू वर्क बट एक्चुअली नॉट वर्किंग, इसमें से मतलब जब हम लेबर फोर्स में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा वर्क फोर्स आ जाता है, राइट। मतलब एक्चुअली जो लोग बेसिकली काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे द पर्सन इज़ विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग, मतलब जो भी रेट है उस पर काम करना चाहता है बट उसको काम ही नहीं मिल रहा, राइट। और हम नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयड पर्सन कैसे निकालते हैं? जब हम लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को माइनस कर देते हैं, राइट। तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट निकल के आ जाएगा। उसके बाद रेट ऑफ हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकलता है? रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स, मतलब कितने लोग अवेलेबल हैं, राइट। लेबर फोर्स का मतलब ये होता है कितने लोग अवेलेबल है काम करने के लिए। तो जब हम उसको उसके साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट निकल के आ जाएगा। उसके बाद है पार्टिसिपेशन रेट। पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या होता है? वर्कफोर्स, कितने लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो मेरे पास पार्टिसिपेशन रेट आ जाएगा कि कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया में या कहीं पे भी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है साइज़ ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। तो ये एक डाटाबेस क्वेश्चन है, इसकी आप जस्ट रीडिंग ले लो स्क्रीनशॉट लेके, एक रीड कर सकते हो बस आप इसको। नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे हम इस डाटा का एक कंक्लूजन सा निकल के आया है कि दैट द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स इज़ लो इन टोटल वर्कफोर्स, इट इज़ एक्सट्रीम लो इन अर्बन एरियाज। तो एक जनरल सा जब आप रीड करोगे आपको पता चल जाएगा, ये थोड़ा आप रीड कर लेना, ऐसे कुछ खास नहीं है। बाकी बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंट है। वाई इज़ बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स इज़ रूरल बेस्ड? क्यों रूरल बेस्ड हमारी वर्कफोर्स है, इस पे बात करते हैं। क्योंकि रूरल एरियाज़ में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, पॉवर्टी वहाँ पे देखने को मिलती है। पॉवर्टी के कारण लोग जो है वो वहाँ पे फार्मिंग और एलाइड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। अभी कहीं ना कहीं जो यहाँ पे वर्कफोर्स है उनको काम करना पड़ता है, चाहे प्रोडक्टिविटी है चाहे नहीं है, राइट। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि रूरल बेस जो है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। लोगों को मतलब पॉवर्टी के कारण एक तरह की कंपल्शन ही हो जाती है कि जिस तरह का भी काम मिल रहा है चाहे प्रोडक्टिव है कैसा भी है, क्योंकि वहाँ पे वो इंगेज्ड हो जाए। नेक्स्ट आ जाएगा वाई इज़ द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लो एंड लोअर स्टिल इन अर्बन एरियाज, राइट। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि वाई जो फीमेल वर्कर्स हैं स्टिल लो इन अर्बन एरियाज क्यों हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि फीमेल एजुकेशन इज़ स्टिल, मतलब अभी भी इज़ एन फार क्राई। क्यों? क्योंकि अगर बात की जाए हमारे यहाँ पे अभी भी फीमेल को जो है पढ़ने का मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, उनको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी जनरली नहीं मिलती। यहाँ पे जनरली जो है अभी भी फीमेल पीछे ही है, बैकवर्ड स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। तो इसके कारण ही अभी जो है बहुत ही अगर हम बात करें एक बैकवर्ड सोच ही बन चुकी है। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात की कि इन अर्बन एरियाज जॉब वर्क फॉर वीमेन इज़ गवर्न बाय फैमिली डिसीजन, सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट एक्चुअली यूटिलाइज। Higher employment women in rural areas is due to widespread poverty. Female are engaged in low paid and less productive job in रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ में इसलिए विमेन काम करती है जिस तरह का भी उनको चाहे लेस प्रोडक्टिव है लेस पेड है किस तरह का भी काम होता है तो वहाँ पे वो इंगेज हो जाते हैं, जो कि एक वन ऑफ द साइन है बैकवर्डनेस का हमारी इंडिया का रूरल एरियाज़ में अभी भी। सो अभी मैंने आपको जैसे पहले भी बोला कि फ़ीमेल पे आपको क्वेश्चन आता ही होता है यहाँ पे।
नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ एन मेन सोर्स ऑफ लेवलीहुड, येस, बिकॉज मोर देन 50% ऑफ द मेल एंड फीमेल आर सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक कुछ कीवर्ड्स ही जनरली बताए हुए हैं, इसकी आप एक रीडिंग कर लो, ठीक है। सो नेक्स्ट है इन इंडिया परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कफोर्स जो हाई है, सेल्फ एम्प्लॉयड में बहुत लोग इंगेज है। क्यों? क्योंकि लिटरेसी यहाँ पे बहुत लो है, स्किल्स वगैरह नहीं है, लोग जो है अपना काम करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, राइट। और वो नहीं चाहते कि वो मूव हों एक जगह से दूसरी जगह जॉब्स की सर्च में, तो दैट्स वाई सेल्फ एम्प्लॉयड परसेंटेज ज़्यादा है, राइट। अमंग फीमेल परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर वर्कर इज़ बिट हायर। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कैजुअल हायर वर्कर्स जो हैं फीमेल के केस में ज़्यादा है, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, राइट, जिसके कारण उनके पास कहीं ना कहीं प्रेशर तो है ना कि काम करना। अभी देखो एजुकेशन है नहीं, सो हाई स्किल जॉब मिलेंगी नहीं, बट काम फिर भी करना है, सो इसलिए वो कैजुअल वर्कर्स में काम कर लेते हैं। देन नेक्स्ट, काफ़ी परसेंटेज जो है वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, मतलब एग्रीकल्चर एंड ऑल में फीमेल जो है वो इंगेज है। यहाँ पे भी वही रीज़न है, एजुकेशन नहीं है, बट काम कहीं ना कहीं करना है, तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ फार्म एक्टिविटीज़ में ही ज़्यादा मिल जाती है, तो वहाँ पे वो जनरली प्रेफर कर लेते हैं। और उनको ये भी होता है कि रूरल एरियाज़ में अगर फीमेल है तो वो मोबिलिटी भी नहीं उनकी पॉसिबल, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव भी नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई उनको जिस तरह की भी जॉब मिलती है प्राइमरी सेक्टर में ही ईजिली मिल जाती, तो वहाँ पे वो कर लेते हैं जॉब। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन। सो कैजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जनरली बात की जाती है कि जब कैजुअल वर्कर की परसेंटेज हाई होती है एज कम्पेयर टू द, मतलब विद कंपैरिजन टू इन टोटल वर्कफोर्स, तो उसको कैजुअलाइजेशन बोला जाता है। कैजुअलाइजेशन के रीजंस क्या हैं? बिकॉज बल्क ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स आर फाउंड इन रूरल एरियाज। और सेकंड क्या है कि पीपल वर्क ऑन फार्म, मतलब वो अपने ही फार्म में ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनका ये होता है कि चाहे वो डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड हो, मतलब उतने लोगों की ज़रूरत नहीं है जितने लोग काम करें, बट फिर भी वो वहाँ पे प्रेफर करते हैं, और जनरली वो माइग्रेट करना उनको इतना पसंद नहीं है, इसलिए वो जिस तरह का भी काम रूरल एरियाज़ में होता है वहाँ पे करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब हम देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ टोटल वर्कफोर्स इन फॉर्मल सेक्टर इज डिक्लाइन, जब फॉर्मल सेक्टर में वर्कफोर्स की परसेंटेज डिक्लाइन होती है और इनफॉर्मल में बढ़ती जाती है। अभी दोनों में फ़र्क क्या है? जो फॉर्मल सेक्टर है वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जो फॉर्मल सेक्टर है इसमें जनरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह आ जाते हैं, पब्लिक एंटरप्राइज आ जाते हैं, राइट, जिसमें 10 या उससे ज़्यादा लोग हम मतलब काम करते हैं, राइट, तो ये उसमें आ जाते हैं। प्लस जो फॉर्मल सेक्टर है इसमें हर तरह का सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, इनफॉर्मल में नहीं किया जाता। ये दोनों में फ़र्क है, मतलब जब इनफॉर्मल का प्रोपोर्शन बढ़ता है, ये एक डिफरेंस इनमें लिखा हुआ है। ये ऑर्गेनाइज है, अनऑर्गेनाइज है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं, पेंशन प्लान्स एंड ऑल, फॉर्मल में होते हैं, इनफॉर्मल में नहीं होते। इससे ट्रेड यूनियन बनता है, इससे नहीं बनता, राइट। ये रेगुलर वर्कर्स होते हैं, ये डेली वेजेस वर्कर्स होते हैं। थोड़ा सा बस एक कंपैरिजन सा आपको गो थ्रू मैंने करवा दिया। उसके बाद बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? लोग काम करना चाहते हैं बट उनको काम नहीं मिल रहा। दो तरह का होता है, डिस्गाइज। डिस्गाइज इज़ व्हाट? जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, एक्चुअली मुझे 10 लोग चाहिए बट काम एक्चुअल में 30 लोग कर रहे हैं, दैट इज़ डिस्गाइज। बचपन से पढ़ रहे हो ये तो वैसे। अभी डिस्गाइज जनरली क्यों होता है? ड्यू टू जॉइंट फैमिली सिस्टम, राइट। जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उनको लगता है कि मतलब अपना ही फैमिली बिजनेस में ही सारे लोग काम कर लें, राइट। देन नेक्स्ट, पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड कम है, इसलिए ज़्यादा लोग एक ही जगह पे काम कर लेते हैं। और लैक ऑफ नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज़, फार्मिंग एक्टिविटी की नॉन फार्म की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, दैट वाई फैमिली फार्मर्स भी एक मतलब इकट्ठे मिलके काम करते रहते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक ओकेजन के बेसिस पे, मतलब कुछ टाइम काम है कुछ टाइम काम नहीं है। जब आपके काम का सीज़न होगा आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, जब आपके काम का सीज़न नहीं है आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये सीजनल है। इनका भी ना केस स्टडी फॉर्म एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने का क्या वे है। फर्स्ट, अगर नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा, और अगर अर्बन इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी तब भी ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है कि इस डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलेंट इन एग्रीकल्चर लोन, क्या ये सिर्फ एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है? बट नो, ये हर जगह देखने को मिल ही रहा है आज के टाइम में ही, राइट।
मोस्टली अगर हम कह सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर में है, बट ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ एग्रीकल्चर में ही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सो गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम काफ़ी पॉलिसीज़ प्रोग्राम को लॉन्च करती है सो दैट पुअर सेक्शन के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सके। काफ़ी तरह की योजनास वगैरह जो है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लॉन्च कर देती है, जैसे स्वर्ण जयंती ग्रामीण योजना, संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना। तो ऐसी काफ़ी तरह की योजना इनकी तरफ से लॉन्च की जाती है, जिसमें वन ऑफ द है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें 100 दिन की गारंटी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है कि उनको एटलीस्ट 100 दिन का काम जो है वो दिया जाएगा जो लोग काम करना चाहते हैं। ऐसे ही एक और है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली एक स्कीम है जो एम्प्लॉयमेंट देती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोगों को, और इसमें एटलीस्ट 1 लाख तक का लोन दिया जाता है ताकि लोग अपना एंटरप्राइज वगैरह खोल सके, और 2 लाख तक का लोन अगर कोई और एक्टिविटी में इंगेज होना चाहते हैं। तो ये गवर्नमेंट का रोल है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में या स्मूदन करने के लिए सोसाइटी में। नेक्स्ट उसके बाद आपका टॉपिक आ जाता है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये तो वैसे बहुत ही एक बेसिक सा चैप्टर है, बट इसलिए मैं इसको क्विकली रिवाइज करूँगी क्योंकि बचपन से ही हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, हमारी सराउंडिंग, टोटलिटी ऑफ ऑल द सोर्सेज जो भी हमारे आसपास हैं, राइट। तो बेसिकली इसका काम क्या है एनवायरनमेंट का, हमें रिसोर्सेज सप्लाई करना, वेस्ट को रिमूव करना या एसिमिलेट करना, राइट। देन नेक्स्ट किसी भी तरह का मतलब एक लाइफ को सस्टेन रखना, ये एनवायरनमेंट का काम है, और एस्थेटिक सर्विसेज हमें प्रोवाइड करना। सो एनवायरनमेंट में 2 तरह के रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो रिन्यू हो सकते हैं, दोबारा से बन सकते हैं, दे आर कंटिन्यूज इन सप्लाई। नॉन रिन्यूएबल इसका ऑपोजिट, जो आज ख़त्म होते जा रहे हैं, लाइक फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑल। नेक्स्ट है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी पे क्वेश्चन बहुत आता है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जिस रेट से रिसोर्सेज बनते हैं या जिस रेट पे रिसोर्सेज जनरेट होते हैं, जो उसकी यूजेज है वो हाई है, राइट। अगर एग्जांपल लेती हूँ सपोज एक रिसोर्स बना, ठीक है, बट यूज़ करने वाले 100 है, ठीक है। एक रिसोर्स एक पर्सन यूज़ कर सकता है, बट अगर एक रिसोर्स बनता है तो उस टाइम पे उसकी यूजेज 100 लोगों की है। दैट इज़ व्हाट कैरिंग कैपेसिटी इज़। द रिसोर्स extraction is not above the rate of regeneration of the resource. The waste generated are within the estimated capacity of environment. सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला है। नेक्स्ट उसके बाद आप यहाँ पे आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, ये थोड़ा सा आप जस्ट रीड आउट कर लेना। ओजोन डिप्लेशन पे थोड़ा सा ये एमसीक्यू या पिक्चर बनी आ जाती है, आपको बोलेंगे आइडेंटिफाई करो, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा इस पे बात करनी है। तो बेसिकली जो वन ऑफ द थिननेस्ट लेयर है, राइट, जब उसका ख़त्म होना शुरू हो जाता है, राइट, जो थ्रू मतलब जैसे कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उसका एग्जॉस्ट होना या ऑब्जर्व कर रहे हैं थ्रू सन की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, उसको ओजोन डिप्लीशन बोला जाता है। ये कैसे होती है, थ्रू द हाई लेवल ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमाइन। तो इनकी तरफ से मतलब बेसिकली जो वो हमारा होता है ना, वो कंपाउंड लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह, इन सब के जो रेफ्रिजरेटर में यूज़ किए जाते हैं, इनकी यूजेज से जो हम एसी वगैरह चलाते हैं, इन सब चीज़ों की यूजेज से जो है ओजोन डिप्लीट होती जा रही है। कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, और इसका इफ़ेक्ट बहुत और भी इन्वायरमेंट में देखने को मिल रहा है काफ़ी चीज़ों पे, राइट। तो ये एक आप जनरल गो थ्रू कर लेना, इतना मतलब एक मीनिंग ही बस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो आपका मेजर क्वेश्चन है दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आपको क्वेश्चन आता होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको ऐसे यूज़ करना है कि हमारी जो आगे वाली जनरेशन आने वाली है ना, वो बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर सके। मतलब वो डिप्राइव ना रह जाए, वो कहीं अधूरी ना रह जाए ये चीज़ों को देखने में। हमने इस तरह की प्लानिंग के साथ आज के रिसोर्सेज को यूज़ करना है ताकि हम फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी फुलफ़िल कर सकें, राइट। सो दैट इज़ व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़। तो ये आप थोड़ा कर सकते हो। इसमें आपको स्ट्रैटेजीज़ करनी है बेसिकली, जो आपको पूछी जा सकती हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आप कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करो, मतलब जो लगातार चलती रहती है, जो एक्सटिंक्ट नहीं होंगी, लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सब चीज़ों को यूज़ करो।
LPG गोबर गैस रूरल एरियाज़ में इनको यूज़ किया जाए सो दैट एयर क्वालिटी मेंटेन रहे हमारे इकोनॉमी की। अर्बन एरियाज़ में CNG को प्रेफर किया जाए, विंड पावर्स यूज़ की जाए, विंड टर्बाइंस जो हैं वो लगाए जाएँ जो कि एक रेन्यूएबल सोर्स हैं जिससे इन्वायरमेंट में हेल्प होगी। सोलर पावर यूज़ की जाए थ्रू मतलब जैसे सोलर एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाने चाहिए। देन नेक्स्ट आ जाएगा मिनी हाइड्रल प्लांट्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए थ्रू हाइड्रा, राइट, जो हाइडल प्लांट्स होते हैं उनके थ्रू, सो दैट इन्वायरमेंट पे हमारा क्लीन रहे, इन्वायरमेंट पे कोई असर ना जाए। पुराने जो वेज़ हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज को, जो हर्बल टेक्निक्स हैं उनको यूज़ किया जाए डिज़ीज़ को जो है ठीक करने के लिए। देन नेक्स्ट उसके बाद आ जाएगा बायो कंपोस्टिंग। बायो कंपोस्टिंग इज़ बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू कंपोस्ट, मतलब जो भी ऑर्गेनिक छिलके वगैरह चीज़ों के होते हैं उन चीज़ों को यूज़ करके, मतलब जैसे कहते हैं ना खाद बना के प्लांट्स में यूज़ किया जाए सो दैट सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहे, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। देन नेक्स्ट बायो पेस्ट कंट्रोल का मतलब इसमें बेसिकली है जो भी हार्मफुल पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं पेस्ट को मारने के लिए, तो यहाँ पे इनका है कि उनका कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया जाए, राइट, मतलब ऐसी जैसे फॉर एग्जांपल नीम बेस्ड पेस्टिसाइड को यूज़ किया जाए पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, केमिकल्स वाले नहीं यूज़ करने चाहिए। तो ये भी एक वन ऑफ द टेक्निक है जिसको यूज़ किया जा सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो टिल नाउ हमने जो है इन्वायरमेंट तक सारा कंप्लीट कर लिया है। अभी आपका जो एक चैप्टर रहता है इंडिया पाकिस्तान चाइना वाला, तो आई ट्राई कि मैं उस पर एक अलग से ही वीडियो बनाऊँ क्योंकि थोड़ा वो अलग सा ही चैप्टर है, राइट। उसके अलावा आपकी पूरी इंडियन इकॉनमी कंप्लीट हो चुकी है। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी, कोई टॉपिक नहीं समझ आया, कुछ जल्दी जल्दी में बोल दिया क्योंकि ये रिवीजन चल रही थी, दैट्स वाई मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ थी। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, आई ट्राई टू एक्सप्लेन। सो थैंक यू सो मच एंड वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज।